हेलो गर्ल्स, बढ़ाते हैं जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस पाठ को भाग नंबर 2 में। नागर जी ने जवाब दिया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। वे अजानुबाहु थे, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जालियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते थे। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। इस प्रकार से लेखक ने जो सवाल पूछा है उस सवाल के बारे में जवाब देते हुए नागर जी जो थे उन्होंने कई सारे लेखकों के नाम यहाँ पर लिए हैं और उन्होंने क्या कहा है कि इन सारे लेखकों के नाम मुझे याद आते हैं और उनसे मैं प्रतिवर्ष जाकर मिलता भी रहता था। तिवारी जी ने उनसे अगला सवाल पूछा है, पुराने साहित्यकारों में आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? यानी कि जो सबसे पुराने साहित्यकार है, जो कि जाने माने हैं, लिटरेचर लिखने वाले जो होते हैं उन्हें साहित्यकार कहा जाता है। तो नागर जी का जवाब था, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया। शायद गर्ल्स आप जानते हैं तुलसीदास, इनके कई सारे काव्य, जिन्होंने आपके कई सारे धार्मिक ग्रंथ भी लिखे हैं, तो वे बताते हैं कि तुलसीदास की कई सारी रचनाएं तो मैंने घुट्टी की तरह पी है। आप जानते हैं घुट्टी क्या होती है, जो बच्चों को पिलाई जाती है जब मुंह में दांत नहीं होते हैं, तो दर्द को मिटाते हुए घुट्टी पिलाई जाती है। तो उसी प्रकार यानी कि वे बताते हैं कि मैं जो छोटे बच्चों को घुट्टी पिलाई जाती है उसी प्रकार से तुलसीदास की कई सारी रचनाएं मैंने पढ़ी है। बाबा शाम को नित्य प्रति रामचरितमानस मुझे पढ़वा कर सुनाते थे, श्लोक ज़बरदस्ती याद करवाते थे। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने तुलसीदास की रचनाओं को याद किया है। तिवारी जी का अगला सवाल, नागर जी, आपने खंजन नयन में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, क्या इन पर आपका विश्वास है? जैसे कि ये सवाल पूछा गया, खंजन नयन सूरदास, शायद आप नहीं जानते कि सूरदास जो कि सुरों के दास कहे जाते थे, उन्होंने जिस खंजन नयन इस पुस्तक का विस्तार से वर्णन किया है, तो उस पर आपका विश्वास है क्या? यह सवाल पूछने से नागर जी का जवाब क्या, देखो, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ कभी कभी बहुत सच होती है। शायद आप जानते नहीं हैं, लेकिन सूरदास जो थे वे नेत्रहीन थे। सूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था कि सूर जन्मांध थे या नहीं। सवाल यह है कि देखता कौन है, आँख या मन? आँख माध्यम है, देखने वाला मन है। वैसे सूरदास अंधे थे, लेकिन कभी कभी उस पर विवाद भी चलता था, काफ़ी चर्चा होती थी कि वे जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे हुए। लेकिन सवाल यह है कि देखने के लिए आँखें ही काफ़ी है या आँखें बस एक माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है? वाकई में हमारे मन की आँखें जो है वह देखने का काम करती है, ऐसा नागर जी बता रहे हैं। फिर आगे तिवारी जी ने उनसे सवाल किया है, आपने क्या कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? यानी कि आपकी लिखावट कितनी सार्थक है, लोगों को कितनी पसंद आती है, उस पर कितना कसौटी, विश्वास की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है? नागर जी ने क्या कहा, देखो तो, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। तो नागर जी ने तुरंत जवाब दिया तिवारी जी से कि मेरी रचनाएं लोगों को पसंद आती है, इसका मेरे पास प्रमाण भी है, क्योंकि मुझे लोगों के बहुत सारे पत्र आते हैं। वे मेरे उपन्यासों के बारे में लिखते हैं कि किस प्रकार से मेरे उपन्यास उन्हें पसंद आते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं मैं उसमें पढ़ता हूँ। फिर तिवारी जी का अगला सवाल, नागर जी, आपने भ्रमण तो काफ़ी किया है, भ्रमण यानी घूमना फिरना, यात्रा करना। नागर जी ने कहा, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का, पेशावर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से कश्मीर तक, इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने
कैरेक्टर यानी कि चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। इस प्रकार से तिवारी जी के सवाल पर नागर जी ने क्या कहा है कि मैंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है, कई जगहों पर मैं घूमा हूँ, पेशावर से कन्याकुमारी, बंगाल से कश्मीर। और इस यात्राओं में नागर जी ने क्या कबूल किया कि मुझे कई सारे चरित्र यानी कि कैरेक्टर देखने को मिले जिनका मैंने अभ्यास किया, उनके मनोविज्ञान को मैंने समझने की कोशिश की, उनकी मानसिकता मुझे समझ में आई। फिर तिवारी जी का अगला सवाल, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? यानी कि आपने जब लेखक के तौर पर रचनाएं लिखी उस समय समसामयिक लेखक जो थे आपकी उम्र के, उसमें से आपको कौन कौन पसंद है? नागर जी ने जवाब दिया, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। और उन्होंने एक लेखक का नाम लिया है, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार से उन्होंने कबूल किया है कि उनके पसंदीदा लेखक कौन थे। और उसके बाद प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जिनकी एक पुस्तक देशी और विलायती, उसे पढ़ने के बाद उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और शायद वे कह रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं फिर से उसे पढ़ना चाहूँगा। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र है उनकी कहानियों में। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि टॉलस्टॉय और चेखव ये जो देश के बाहर के रचनाकार या लेखक हैं, उनकी रचनाएं भी मुझे पसंद है। तिवारी जी ने फिर से उन्हें सवाल पूछा, आपने तो पत्रों का बहुत संकलन किया है, मतलब आपने आपको जो पाठकों के पत्र आते हैं उस पत्रों को आपने संभाल कर रखा है। नागर जी ने कहा, हाँ बहुत, पत्रों का संग्रह काफ़ी है लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं, इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है, बड़े बूढ़ों से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। और इस प्रकार से वे बता रहे हैं कि मैंने कई सारे पत्रों के संग्रह तो स्थापित किए हैं और कई जगह घूमा फिरा हूँ, तो मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज, उनका रहन सहन, इनके बारे में मैंने कई सारी जानकारियाँ इकट्ठी की है और जिसके लिए मुझे बहुत घूमना पड़ा। बड़े सरकारी अफसर से लेकर बूढ़ों तक सभी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया है, उनकी जो रचना है गदर के फूल, इसके लिए उन्हें लोगों से काफ़ी मिलना जुलना पड़ा है। तिवारी जी का अगला सवाल, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क यानी उस जगह पर जाकर घूमना फिरना, किसी जगह पर अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर रुकना, वहाँ के लोगों के जीवन मान को समझना, उनकी कार्य पद्धति को समझना, इसे ही उन्होंने फील्ड वर्क कहा है। नागर जी ने कहा, हाँ बहुत करना पड़ा। नाचो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। यानी कि लेखक नागर जी बता रहे कि मेरा जो एक पुस्तक लिखा मैंने, नाचो बहुत गोपाल, इसके लिए वे ऐसे बस्ती में जाकर बसे थे जहाँ पर सरकारी या फिर सफाई कर्मचारी जो रहते हैं, वे जिन बस्तियों में झुग्गियों में रहते हैं, वहाँ जाकर मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ उठा बैठा हूँ, उनके रीति रिवाजों को मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, तब जाकर मेरी ये पुस्तक सफल हुई है। फिर तिवारी जी का अगला सवाल, नागर जी क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? यानी कि इंसान का प्राण, शरीर और मन, ये क्या दो अलग चीज़ें हैं? नागर जी ने जवाब दिया, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। मन की गति आगे तक है, प्राण को वहाँ तक खींचना पड़ता है। बहुत ज़रूरी अच्छी बात कही है उन्होंने कि हमारा मन जो है उसकी गति बहुत
ज़्यादा होती है, आगे तक होती है, और फिर हमारे शरीर को मन के हिसाब से वहाँ तक खींचकर लाना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सदता है। इस प्रकार से मन और प्राण को अलग नहीं किया जा सकता, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे मन में जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए प्राण यानी कि शरीर को उसके पीछे खींचना पड़ता है। इस प्रकार से मन और मन के जो संस्कार है वह प्राण से ही सदते हैं। तिवारी जी का अगला सवाल, सुर में आपने मन को ही पकड़ा है। नागर जी, हाँ, सुर ने एक जगह लिखा है, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंट्यूटिव आई बनाएगी। इस प्रकार से हमने देखा कि सुर जो कि कवि थे और उन्होंने क्या कहा है कि मन की आंखें जो है वह बाहरी जगह को या जगत को देखने के लिए काफ़ी है। नागर जी ने हमें एक जगह कहा है कि सूर्य जी जो थे वह अंधे थे, तो सूर्य जी ने एक जगह पर क्या लिखा है कि दाही 10 दिशाओं में देख सकता हूँ मैं, और उसके लिए मुझे मेरी पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित करनी पड़ती है। तिवारी जी ने फिर से सवाल पूछा है, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया, क्योंकि नागर जी जो थे वे बहुत ही बड़े उम्र के थे। शायद उम्र के ढलते हुए उनका स्वास्थ्य उन्हें ठीक से साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उन्होंने तिवारी जी को इंटरव्यू दे ही दिया था। नागर जी ने कहा, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। यानी कि नागर जी बता रहे हैं कि मेरी पत्नी की मृत्यु होने के बाद शायद मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था और लिखाई से कुछ समय तक दूर चला गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा भी नहीं है मेरे पास। तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। इस प्रकार से नागर जी ने तिवारी जी के सामने अपनी एक अंतिम इच्छा प्रकट की है कि आप भगवान से मेरे लिए यही प्रार्थना करो कि जब तक मैं जिंदा रहूं लिखता ही रहूं। यानी कि लेखन के प्रति वे अपने मन को पूरी तरह समर्पित करना चाहते हैं। गर्ल्स, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से नागर जी लेखन कार्य में अपने आप को किस हद तक प्रस्तुत या फिर अपने जीवन के अंत तक लिखना चाहते हैं, और उन्होंने जो अपनी इच्छा प्रकट की है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के सामने कि मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं अंतिम सांस तक लिखता रहूं, तो ये है उनका डेडिकेशन अपने लेखन के प्रति। तो इस प्रकार से इस पाठ में तिवारी जी और नागर जी के बीच जो भी संवाद हुआ, इसे आपने इस पाठ में देखा, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। गर्ल्स, मुझे लगता है यह संवादात्मक पाठ आपके समझ में आया है। आप इसे टेक्स्ट बुक में पढ़ना। थैंक यू।